हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 9th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर फील्ड से हम बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड से न्यूज़ है। सो व्हाट हैपन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो राबी क्रॉप्स, अच्छा देखो, दो तरह की क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स होती हैं, हमेशा याद रखना। सो वन इज खारिफ, ओके, एंड अनदर वन इज राबी। सो राबी इज इन विंटर सीजन, है ना। विंटर सीजन में जो भी क्रॉप्स होती है वो उसको अपन राबी क्रॉप्स बोलते हैं, और समर सीजन में खारिफ। ओके, सो व्हाट हैपन, खारिफ राबी क्रॉप्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी इंक्रीज कर दिया। अब हर, देखा जाए तो हर, बेसिकली हर क्रॉप्स की अलग अलग एमएसपी होती है, हर अलग अलग रेट होता है एमएसपी का। सो एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतने, इतनी मिनिमम प्राइस तो देनी ही पड़ेगी अगर कोई खरीद रहा है। मतलब गवर्नमेंट इतनी मिनिमम प्राइस तो देगा ही देगा, रेम्यूनरेटिव प्राइस होती है ये। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा एक कुंटल के लिए, एक कुंटल वीट के लिए, एक कुंटल तुम्हारा कोई भी जो भी क्रॉप्स है। तो अराउंड देयर आर 23 क्रॉप्स इंडिया में अभी, जो बेसिकली जिनमें एमएसपी दिया जाता है। अभी क्या हुआ, तो अभी 2% हाइक कर दिया, 2% हाइक कर दिया किसमें, वीट में। ठीक है, वीट के एमएसपी में 2% हाइक कर दिया। पहले 1975 पर क्विंटल था, अब 2015 रुपीज पर क्विंटल हो गया, तो 2% हाइक मिला। अब मैंने क्या बोला, हर क्रॉप्स के अलग अलग होता है एमएसपी, तो परसेंटेज भी अलग अलग डिसाइड हुआ। तो इसी के चलते ऑयल सीड्स, पल्सेस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मसूर दाल, इन सब के लिए 8% का इंक्रीमेंट हुआ एमएसपी में, है ना। वहीं वीट के लिए 2%, वहीं इन अदर अदर क्रॉप्स के लिए 8% हो गया। अब क्वेश्चन पूछा, भैया क्यों अलग अलग, क्यों अलग अलग परसेंटेज से क्यों इंक्रीज किया गया। तो उन्होंने बोला कि ये चीज डिसीजन इसी वजह से लिया गया है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है क्या, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो या वीट या राइस कल्टीवेट करते हैं। तो इसी के चलते फार्मर्स और अदर क्रॉप्स भी कल्टीवेट करें, और अदर क्रॉप्स भी लगाएं, ऑयल सीड्स लगाएं, पल्सेस लगाएं, मस्टर्ड लगाएं, सनफ्लावर लगाएं, और भी चीजें लगाएं। ठीक है, तो जिससे हमें, हम लोग जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अदर क्रॉप्स के ऊपर, वो हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इसीलिए हमने उनको इंकरेजमेंट देने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए एमएसपी में 8% इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, लेकिन वहीं बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स, फार्म जो यूनियंस है, फार्म यूनियंस का कहना है कि वहीं अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन 6% से बढ़ा है ना। और आपने वीट में बेसिकली कितना इंक्रीमेंट किया एमएसपी का, 2%। तो अभी भी देखा जाए तो 4% कम मिल रहा है, 4% से एमएसपी डिक्रीज हुआ है। ये बेसिकली फार्म यूनियन का कहना है। तो देखो, जब भी कोई चीज प्राइस बढ़ती है या सैलरी बढ़ती है, तो इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। ओके, लेकिन वही बात यहां करें ना, तो एमएसपी कम परसेंट से बढ़ी है और वही इन्फ्लेशन 6% से बढ़ गई। ओके, moving further towards the next news. So the next news, it's about Supreme Court. So what happened, Supreme Court में एक पिटीशन फाइल हुई, और वो पिटीशन ये बोल रही थी कि अभी जो करंट ड्राइव चल रहा है, करंट पॉलिसी चल रही है वैक्सीनेशन देने के लिए, कि लोगों को वैक्सीन सेंटर जाना होता है, वैक्सीनेशन लगवानी होती है, वो करंट ड्राइव को आप स्क्रैप कर दो, खत्म कर दो, और डोर टू डोर वैक्सीनेशन दीजिए। जैसे आप पोलियो की वैक्सीन देते हैं ना घर घर जाकर, तो वैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन आप घर घर जाके दीजिए, डोर टू डोर वैक्सीनेशन दीजिए, ऐसा गवर्नमेंट को बोल दीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है, ड्राइव चला रही है वैक्सीनेशन की, जिसमें लोगों को वैक्सीन सेंटर जाना होता है, वो चीज खत्म कर दीजिए। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम करंट गवर्नमेंट को, ये ड्राइव वाली, जो करंट ड्राइव चल रहा है पॉलिसी वैक्सीनेशन का, उसको हम स्क्रैप करने की बात करते हैं, तो पहली बात, अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, उनको एटलीस्ट 1 डोज तो लग गई है, एक डोज तो लग गई है। तो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, और बहुत बड़ा बेसिकली डेटा इनसफिशिएंसी है, क्योंकि क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन लोगों को पता है कि हमें 1 डोज लगी है, 2 डोज लगी है, बट गवर्नमेंट के पास इतनी रिपोर्ट्स नहीं है। तो वो डेटा ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद फिर उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनकी एक वैक्सीन लगी है, फिर उन लोगों के पास जाना पड़ेगा कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगी है। तो बहुत हैक्टिक, प्रॉब्लमेटिक और हॉचपॉच वाली सिचुएशन बन जाएगी। इसी के चलते हम अभी करंट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि करंट ड्राइव को, वो जो करंट वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको वो स्क्रैप कर दें।
मूविंग फर्दर, सो झारखंड, झारखंड बिकम द थर्ड स्टेट इन इंडिया, है ना। झारखंड जो है वो थर्ड स्टेट बन चुका है इंडिया में, आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा, कि वो प्राइवेट एंटिटीज में रिजर्वेशन लेके आ गया फॉर दी लोकल कैंडिडेट्स के लिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा का जो लेजिस्लेटिव हाउस है, हरियाणा की असेंबली है, उसने कल बिल पास कर दिया। द नेम ऑफ द बिल इज झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021, जिसमें अराउंड 75% ऑफ द सीट्स इन द प्राइवेट एंटिटी जो झारखंड में खुली हुई है वो रिजर्व रहेंगी झारखंड के लोकल कैंडिडेट्स के लिए। बट एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है सिर्फ उन सीट्स के लिए जिसमें सैलरी 40,000 तक है ना। 40,000 या 40,000 से कम है, 40,000 के ऊपर है उनमें ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जिसमें सैलरी 40,000 तक है उसमें बेसिकली लोकल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। मूविंग फर्दर, अच्छा याद रखना, झारखंड बिकम द थर्ड स्टेट। तो पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तुम्हारा हरियाणा। हरियाणा वाला अपन ने डिस्कस भी किया था और रिसेंटली आया, लास्ट इसी ईयर आया। मूविंग फर्दर, सो देयर समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके, वील स्किप द सिटी न्यूज। सो ऑन द नॉर्थ ईस्ट पेज में सिर्फ इतनी चीज याद रखने की जरूरत है, कल इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, इतना याद रखना। सो 8th of September we celebrate what? We celebrate International Literacy Day, International Literacy Day, okay? जस्ट राइट इट डाउन, कहीं लिख लो, बहुत बार पूछा भी जाता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली बोला था कि 8 सितंबर वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो वो एजेंसी आप पता करना कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एजेंसी है वो। मूविंग फर्दर, सो या तमिलनाडु की असेंबली। तो तमिलनाडु में बात करें तो पहले AIADMK की गवर्नमेंट थी, लेकिन जब लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए तो DMK की गवर्नमेंट आ गई। एंड DMK की गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना है कि अच्छा, DMK गवर्नमेंट पहली बात तो एनडीए के अलायंस नहीं है। AIADMK एनडीए के सपोर्ट में थी, मतलब बीजेपी के सपोर्ट में कभी कभी रहती थी, लेकिन DMK बिल्कुल कांग्रेस, बिल्कुल यूपीए अलायंस वाली पार्टी है, मतलब यूपीए के सपोर्ट में रहती है। तो अभी डीएमके गवर्नमेंट, डीएमके ने बोला है, मतलब तमिलनाडु असेंबली में गवर्नमेंट ने बोला कि हम चाहते हैं कि सीए को रिपील कर दिया जाए। उन्होंने सीए को रिपील करने का रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया तमिलनाडु असेंबली में, ओके। सो दे हैव अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन कि वो यूनियन गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया था, जिसमें आप सिटीजनशिप दे रहे थे टू दी नेशनल्स ऑफ द नेबरिंग नेशंस, है ना, माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को आप जो सिटीजनशिप दे रहे थे, वो लॉ, वो एक्ट आप स्क्रैप कर दीजिए। मूविंग फर्दर, और जिसमें से बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया असेंबली से। बीजेपी ने बोला कि हम इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में नहीं है और हम बिल्कुल नहीं चाहते सीए स्क्रैप हो। मूविंग फर्दर, सो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि देखो, ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। अच्छा, ये इशू हुआ क्या? ये इशू देखा जाए तो महाराष्ट्र के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा स्कैसिटी है, बहुत ज्यादा। जैसे लाथुर हो गया, लाथुर रीजन, तो वहीं बात बताया गया कि देखो, गवर्नमेंट ने स्कीम तो चालू कर रखी है कि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। बट लोगों ने जब कंप्लेन करी तो वहां पता लगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर्स हैं, वो लोग या तो मिनिस्टर्स को वाटर सप्लाई कर देते हैं या फिर वाटर टैंकर्स, लॉबीज को वाटर सप्लाई कर देते हैं। उनके पास सिर्फ मंथ में 2 बार पानी आता है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। इसी चीज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि पीपल हैव द फंडामेंटल राइट टू ड्रिंकिंग वाटर। आप अगर उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा तो उनका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, ये गवर्नमेंट का कहना है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट वन इज बैक टू स्कूल, इसको अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो ग्रीन हाइड्रोजन आ न्यू एलाई फॉर जीरो कार्बन फ्यूचर, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल, एंड इट्स अबाउट दी क्वेश्चनेबल कोटा पॉलिसी, इसको अपन डिस्कस करेंगे, जो अभी ओडिशा गवर्नमेंट रिजर्वेशन लेके आई, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल लिखा गया। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस दी बैक टू स्कूल। सो व्हाट हैपेंड?
देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया है कि वो अपने स्कूल को रीओपन कर देंगे। अब हाँ, उन्होंने स्कूल को रीओपन तो किया, बट उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों से, एक्सपर्ट से बेसिकली कंसेंसस लिया, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स से कंसेंसस लिया कि स्कूल रीओपन करना चाहिए। बाद में उन्हें पता लगा, देखो, कोविड 19 का जो रिस्क है, उस रिस्क से बड़ा स्टूडेंट्स का बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज ओवरवेट करता है। मतलब लोगों की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपैरिजन टू द कोविड 19 का जो अभी रिस्क है। तो कोविड 19 एज कंपैरिजन टू दी, अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें तो अदर केसेस में तो, सॉरी, पास्ट में देखा था कोविड 19 तो बहुत ज्यादा डेडली था, अब इतना डेडली नहीं है, क्योंकि अब 60% ऑफ द पॉपुलेशन को तो वैक्सीन लग गई है, मिनिमम एक एक जैप तो लगे लगा हुआ है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट का कहना है कि, और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट और सोसाइटी एट लार्ज का जो बेनिफिट है, वो आउटवेट कर जाता है कोविड 19 के रिस्क को। ओके, अब तो इसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट्स ने, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया है ना। फर्स्ट ऑफ सितंबर को मेजोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया। लेकिन पता लगा कि स्कूल तो खोले, लेकिन उसके बाद जब डेटा आया, जैसे अभी तमिलनाडु में डेटा आया, तो डेटा में बताया गया कि आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल 30 स्टूडेंट्स और टीचर जो हैं वो कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए। हाँ, अब हम जब तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु एनी डे बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत डेवलप्ड स्टेट है एज कंपैरिजन टू दी अदर स्टेट। तो उन्होंने कांटेक्ट कांटेक्ट जो भी उनके कॉन्टेक्ट में उनको ट्रेस किया, टेस्टिंग करी, ठीक है, तब जाके इंस्टीट्यूशन को खोले, तब जाके ये सिचुएशन संभाली गई। लेकिन अदर स्टेट्स की क्या कहानी है भाई? हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, जो कि इतना डेवलप नहीं है, जो कि इतना ज्यादा बेसिकली हम बोल सकते हैं इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वहां पर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए, वहां के लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और वही बात हम केरला की करें तो भी केरला में तो ऑलरेडी इन्फेक्शन रेट बहुत बहुत बेसिकली रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट है। रोज कम से कम 25,000 केस निकल रहे हैं कोविड 19 के। तो इसी के चलते उन्होंने डिसीजन लिया कि हम स्कूल को तो भी ओपन नहीं कर रहे, बट हाँ, हम रेसिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर देते हैं, वो भी सिर्फ फाइनल ईयर के कॉलेजेस के बच्चों के लिए, जिनकी वन सिंगल डोज वैक्सीन लगी हो। तो अभी भी हम स्कूल को रीओपन नहीं करने वाले। तो केरला में तो स्कूल रीओपन नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर अभी कोविड 19 बहुत ज्यादा हाइक पे है, और उन्होंने यही बोला है कि हाँ, हम कॉलेजेस को ओपन कर देंगे, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर देंगे, लेकिन वो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने एक डोज तो लगवा लिया है, मिनिमम एक डोज तो लगवा लिया है उसके लिए। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि स्कूल अभी रीओपन करने की जरूरत क्यों है? क्या ऑनलाइन एजुकेशन फेलियर है? तो इस बात पे एक स्टडी हुई, इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करी, है ना। अगस्त की स्टडी है ये, अगस्त 2021 की स्टडी है। उसमें बताया गया कि अगर हम बात करें तो 8% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द रूरल एरियाज जिनको ऑनलाइन अर्निंग मिल रही है, और बाकी जो 92 बचे उनका पता ही नहीं है, और जिसमें से 37% तो पढ़ ही नहीं रहे। मतलब 8% लोगों को तो एजुकेशन मिल रही है, ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन मिल रही है, और 37% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। और यह बताया गया कि सिर्फ 31% ऑफ द पॉपुलेशन, 31% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द अर्बन एरियाज जिनके पास स्मार्टफोन्स है, मतलब स्मार्टफोन्स है तभी तो जाके आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाओगे। ये अर्बन एरियाज की बात है, मतलब 31% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास सिर्फ स्मार्टफोन्स है। और वहीं रूरल एरियाज की बात करें तो 15% है, 15% है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द, हम लोग बात करें तो हम इंस्ट्रूमेंट ही नहीं दे पा रहे जिससे बच्चे पढ़ सकें, जिससे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके। सो जब तक हम उनकी चीजें फुलफिल नहीं कर सकते, ऑनलाइन लर्निंग की जो नेसेसिटी है वो हम फुलफिल नहीं कर, जब तक हम फुलफिल नहीं कर देते, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल होगा? सो इसके लिए पहले हमें चीजें देनी पड़ेंगी। तो अभी चीजें देने से अच्छा है कि हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें, इन कंपैरिजन टू दी ऑनलाइन क्लासेस, जिन बच्चों को अभी जब तक एजुकेशन नहीं मिल रही है, जब तक उनको नेसेसिटी वाली चीजें नहीं मिल जाती ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ओके, तो उसी की चीजों को लेकर जाए तो यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने बताया था कि कोविड 19 को टैकल करने के लिए आप स्कूल को यूरोपियन तो कर लो, लेकिन क्लास का साइज स्मॉलर रखिए, वाइडर स्पेसेस होना चाहिए बिटवीन दी डेस्क, और
ब्रेक्स देने चाहिए, है ना, स्टैगर्ड ब्रेक्स देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप रखते हो तो अच्छा है, कम रिस्क होगा कोविड 19 का। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि ऐसी रिपोर्ट्स में भी आया है कि 6 to 14 ईयर्स के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो लोगों का लोएस्ट रिस्क होता है कि उनको कोविड 19 इन्फेक्शन हो। सो बाद में उन्होंने यही बोला कि ठीक है वैक्सीनेशन आप कर दो, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन से अच्छा तो ये है कि आप लोगों को, सॉरी सॉरी, वैक्सीनेशन देना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं बनती है तो उससे, तो फिर ये है कि आप उन बच्चों को ऐसी चीजें दो, नेसेसिटी वाली चीजें दो, जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकें। ठीक है, क्योंकि अभी सब जो रिपोर्ट निकल गई, रिपोर्ट में पता लगा सिर्फ 8% ऑफ द रूरल 8% ऑफ द स्टूडेंट्स लिविंग इन द रूरल एरियाज वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रिमेनिंग कर ही नहीं रहे। ओके, और 37% से पढ़ रहे हैं, बाकी 37% को तो आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है, वो किस क्लास में आ गए। तो ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है सामने। तो इसके लिए अभी तो क्लासेस स्टार्ट करना जरूरी भी है, और गवर्नमेंट को एक ऐसा स्कीम लॉन्च करनी चाहिए जिसके थ्रू जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स, उन लोगों को वो हेल्प करे। मूविंग फर्दर, या हेल्प करने से अच्छा है कि एक जैसे कोचिंग सेंटर्स खोले होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले होते हैं, वैसे गवर्नमेंट सेंटर्स खोल दे विद द लैपटॉप एंड विद द स्मार्टफोन्स। तो एक बच्चा सिर्फ एक अपने क्यूबिकल में ही देखेगा लैपटॉप को, या सिर्फ कंप्यूटर को ही देखेगा, तो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले सकती है। ओके, मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन, अ न्यू अलाय फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, मजेदार है क्या। उन्होंने बताया कि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कार्बन जो निकलता है, वो तो बहुत सारी चीजों से निकलता है, लेकिन वन ऑफ दी वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल। क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कोल। तो उसमें से बताया जाएगा कि अगर हम फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए हम लोग अराउंड 830 मिलियन टन पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं, इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, या फॉसिल फ्यूल को डिस्कवर करने के लिए। क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं ना, तो उससे एक साल में 830 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये बेसिकली बताया गया, ये स्टडी है, ये कोई बेसिकली ऑथर ने अपने मन से नहीं लिख दिया, ये स्टडी और रिपोर्ट से पता लगा। और वहीं 935 कंट्रीज का कहना है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करना है तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट फ्यूल होना चाहिए, ऑल्टरनेट एनर्जी होनी चाहिए। सो अभी जो मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में इन दी नवंबर, अभी जो 2021 नवंबर में मीटिंग होने वाली है अबाउट द यूनियन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP26 ग्लासगो में होगी। उनका जो मेन फोकस है वो मेन फोकस यही होगा कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को मिटिगेट करें और ऑल्टरनेट मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे क्लाइमेट को हम सही रख सकें। सो इसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला है कि देखो, अगर हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो हमें जाना चाहिए, हमें अप्रोच करना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बताया, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो जीरो कार्बन इमिशन करती है, जीरो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम उसको यूज करते हैं तो इंडस्ट्रीज में, घर में, हर जगह यूज करेंगे ना, तो जीरो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वही बताया गया कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है जो प्लैनेट पे पाया गया, प्लैनेट पे है सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसको प्योर फॉर्म में नहीं पा पाते हैं, हम उसको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, और प्योर फॉर्म से ही ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो बनता है। प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत रेयरली मिलता है। लेकिन वही बात अगर हम करें तो उसकी एनर्जी डेंसिटी, एक प्योर हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी 3 टाइम्स हायर होती है डीजल से। ओके, सो वही बताता है कि देखा जाए तो कंपैरिजन टू दी डीजल एंड तुम्हारा हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा एफिशिएंट है ग्रीन हाइड्रोजन। बस हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन का चैलेंजेस है कि ग्रीन हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, और वहीं बेसिकली अगर हम बात करें LNG की, नेचुरल गैस की, उनको हम रखते हैं -163 डिग्री पर स्टोर करके रखते हैं।
यूज करने से पहले। तो वही बताया गया कि देखा जाए तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा आपको हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन रियली तो मतलब प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, नाउ आगे बताया गया, देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत डिफरेंट तरीके से होती है, बहुत डिफरेंट तरीके के। ब्लैक हाइड्रोजन भी है, ब्राउन हाइड्रोजन भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है। अब ब्लैक क्या होती है? ब्लैक मतलब अगर आप फॉसिल फ्यूल को यूज करके हाइड्रोजन बनाते हो तो वो ब्लैक हाइड्रोजन है। और पिंक हाइड्रोजन क्या है? पिंक हाइड्रोजन है अगर आप इलेक्ट्रोसिस करते हो, है ना, इलेक्ट्रोसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। लेकिन किसके इलेक्ट्रोसिस से? न्यूक्लियर पावर सोर्सेज के इलेक्ट्रोसिस को यूज करते हुए अगर आप कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो तो पिंक हाइड्रोजन है। और वहीं ग्रीन हाइड्रोजन है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हो, मतलब विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का यूज करते हो, रिन्यूएबल पावर का यूज करते हो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में, तो वो हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन ग्रीन हाइड्रोजन। इसी के चलते ग्रीन हाइड्रोजन से जीरो कार्बन इमिशन होता है, इसी के चलते। क्योंकि फॉसिल फ्यूल को अगर आप जलाओगे, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कार्बन एमिशन तो होगा, तो उसको हम ब्लैक हाइड्रोजन बोलते हैं। पिंक हाइड्रोजन क्या है कि आप न्यूक्लियर पावर की यूज कर रहे हो, उससे भी कार्बन एमिशन होगा, तो वो पिंक हाइड्रोजन है। बस कंपैरिजन टू दी फॉसिल फ्यूल, कम कार्बन एमिशन होगा न्यूक्लियर पावर सोर्सेज में से। तो वही बताया गया। देखो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो अगर सिर्फ 0.1% अगर हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं ना, या उससे भी हम कम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तो अराउंड 75 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जिसके चलते हम 284 गीगा वॉट्स पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने 0.1% या हम बोल सकते हैं 75 मिलियन टन पर ईयर हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी किया, जनरेट किया, तो 284 गीगा वॉट पावर प्रोड्यूस करेंगे। सो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कॉस्ट में। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और वही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। वही बताया गया कि 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए $1.5 लगते हैं। $1.5 अगर हम बात करें ना रुपी के टर्म में, तो इट्स अराउंड 110 रुपीज, अराउंड 110 रुपीज पड़ जाता है। और उसके साथ साथ सनशाइन आनी चाहिए, मतलब सनलाइट होनी चाहिए उस एरिया में जहां आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे। उसके साथ साथ अनयूज लैंड होना चाहिए, मतलब डेजर्ट आइलैंड, डेजर्ट लैंड हो गए या बैरन लैंड हो गए, बहुत ज्यादा जमीन होनी चाहिए आपके पास, जमीन होनी चाहिए बहुत ज्यादा, आपके पास बहुत ज्यादा सनलाइट का सोर्स होना चाहिए। और थर्ड थिंग, पैसा होना चाहिए, तब जाके आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इसके चलते यूरोपियन नेशंस के पास तो चलो पैसा होगा, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है और उनके पास सनलाइट नहीं है। लेकिन इंडिया, इंडिया के पास प्रॉब्लम पैसे की इतनी ज्यादा नहीं है, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जमीन की, हम बोल सकते हैं लैंड की, क्योंकि सनलाइट तो आती है। ओके, और वहीं ऑथर ने बताया कि देखो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है ना, वो बेसिकली 1.1% से ग्रो कर रही है, मतलब हर ईयर 83 मिलियन लोग पैदा होते हैं। ठीक है, ग्रो कर रहे हैं मतलब 83 मिलियन एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन में, ग्रो नहीं, मतलब अगर हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करेंगे ना, तब 83 मिलियन ह्यूमंस आते हैं। तो प्लैनेट पर 83 मिलियन ह्यूमंस हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और बाय द रिपोर्ट ऑफ आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कि बाय द ईयर ऑफ 2040 जो अभी पावर का कंजम्पशन है वो 25 to 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो इसी के चलते अगर हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की गाइडलाइंस को मानना है और जीरो कार्बन एमिशन लेके चलना है, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किया था, मेजॉरिटी ऑफ द नेशन ने साइन किया था, तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचता है, वो है क्या? टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन, टू यूज द ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, फिर लास्ट में ऑथर ने क्या बताया कि पावर हंग्री इंडिया, उन्होंने बताया कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया अभी रिसेंटली फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को अगर हम कंट्री मानते हो थर्ड पे आता है, और फोर्थ पे आता है इंडिया। और
इंडिया बाय द ईयर ऑफ 2030 यूरोपियन यूनियन को ओवरटेक कर जाएगा एनर्जी कंजम्पशन में। ओके, सो इंडिया जो कि पावर जिसको बहुत ज्यादा चाहिए है, तो उसको तो इंडिया एज अ नेशन को तो ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें एनवायरमेंट को भी देखना है, हमें क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना है। और हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया तो इतना पावर कंज्यूमिंग भी नहीं है, लेकिन तब भी उसने $5 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाया है, मेगा प्रोजेक्ट बनाया है, इतनी बड़ी जमीन पर कि उतने में बेल्जियम आ जाए, बेल्जियम एज ए नेशन आ जाए, इतनी बड़ी जमीन पर बनाया $5 बिलियन का टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंडिया ने भी ऐसे स्टार्ट किया। इंडिया ने भी इंडियन रेलवे में अभी बेसिकली फॉर 83 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वो फ्यूल यूज करेंगे। तो लेट्स सी सोनीपत से जिन जाने के लिए, तो भाई इंडिया को लार्ज कैपेसिटी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, ये ऑथर का कहना है। बाकी इंडिया, इट्स अ हाई टाइम, ऑथर ने ये लिखा है, इट्स अ हाई टाइम कि इंडिया शिफ्ट हो जाए टू द फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द ग्रीन हाइड्रोजन। मूविंग फर्दर, सो द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द क्वेश्चनेबल कोटा पॉलिसी। अच्छा, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं है क्या। रिसेंटली हुआ क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट बेसिकली एक रिजर्वेशन लेके आई, और वो रिजर्वेशन ये था कि 15% रिजर्वेशन मिलेगी टेक्निकल कॉलेजेस में, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग मतलब टेक्निकल कॉलेजेस में आपको 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किन बच्चों को? द स्टूडेंट्स दोज हु हैव स्टडीड इन दी गवर्नमेंट स्कूल, दोज हु हैव स्टडीज इन दी गवर्नमेंट स्कूल। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है उन्होंने, तो उनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा, 15% रिजर्वेशन मिलेगा टू गेट द एडमिशन इन दी टेक्निकल कॉलेजेस इन उड़ीसा। टेक्निकल कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि उन लोगों को बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन वो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन ऑथर ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। ऑथर ने बोला कि देखो, अगर उड़ीसा गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने से अच्छा ये है कि वो अपने स्कूल की तरफ फोकस करे, अपने स्कूल को इफेक्टिव बनाए, क्योंकि स्कूल भी तो गवर्नमेंट के ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से काम नहीं कर रहे। ये तो ट्रुथ भी है। और इस रिजर्वेशन से पता ये लगता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट काम करना नहीं चाहती गवर्नमेंट स्कूल को सही करने में। सो इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने ऑथर ने बेसिकली एडिटोरियल लिखा है। सो रीड इट, सिंपल वन, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा कि रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। और रिजर्वेशन बेसिकली इट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा है, लोगों को क्वेश्चन नहीं कर रहा। हमें लोगों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि रिजर्वेशन आपको क्यों मिल रहा है, हमें करना चाहिए उन लोगों से जो रिजर्वेशन देते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट, कि आप रिजर्वेशन आपको देने की जरूरत क्यों पड़ी। आप उस चीज को सही करिए ना कि रिजर्वेशन देना ना पड़े। क्योंकि रिजर्वेशन इज ऑल्सो बेसिकली, इन माई ओपिनियन, रिजर्वेशन बात करें तो रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जिससे एक डिस्क्रिमिनेशन होता है अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में। अगर रिजर्वेशन ना हो तो डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। ओके, मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। अच्छा, एक बार हमने पढ़ा था न्यूज के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फॉर दिस एकेडमिक ईयर अभी हम वुमेन्स को अलाउ करेंगे कि वो एनडीए एग्जाम दे सकती हैं। तो जिसको लेकर उन्होंने बोला था कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम एफिडेविट फाइल कर देंगे सितंबर 2022 को, और हम एनडीए में वुमेन को एडमिट करते हैं। मतलब एनडीए विल एडमिट वुमेन, एनडीए एग्जाम दे सकती हैं वुमेन, अब पहले नहीं दे सकती थी, अब दे सकती हैं। मूविंग फर्दर, सो नागालैंड में बहुत बड़ा इशू चलता रहता है, वहां के बेसिकली ट्राइबल्स और वहां की जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो बना हुआ है, सो इसी को लेकर यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एक ग्रुप है निकी ग्रुप, उसके बीच में सीज फायर हो गया। मतलब यूनियन गवर्नमेंट और इस ग्रुप निकी ग्रुप के बीच में सीज फायर हो चुका है। मतलब अब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, पीस प्रोसेस से काम करेंगे नागालैंड में। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, कॉम्पिटेटिव एंड काउंटेबल वर्ल्ड। सो चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो चाहे गवर्नमेंट एंटिटी हो, दोनों काउंटेबल है, दोनों ही कॉम्पिटेटिव, दोनों में ही कॉम्पिटिशन है। सो हुआ क्या, एक केस सुन रहे थे वो लोग कि किसी ने पिटिशन फाइल करी थी कि क्योंकि ट्रेन डिले की वजह से हमारा इतना ज्यादा पैसा लग गया, मेंटल एग्नी हुई, हमारी फर्दर जर्नी कैंसिल हो गई, वहां उसका पैसा लॉस हुआ, और हम जो टूरिज्म के लिए जा रहे थे वो टिकट भी कैंसिल हो गया, वो चीज भी बेसिकली चीजें कैंसिल हो गई, तो हमारा बहुत मॉनिटरी लॉस हुआ, उसके बाद मेंटल एग्नी भी हुई। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे को डायरेक्शन दिया है कि आप उस पर्सन को कंपनसेशन देंगे।
पैसेंजर को आप कंपनसेशन दीजिए, मेंटल एग्नी का कंपनसेशन मिला, टिकट का उसको पैसा मिला और बहुत सारी चीजें पैसा मिला उसको। और गवर्नमेंट का यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अब चाहे गवर्नमेंट एंटिटी हो चाहे प्राइवेट एंटिटी हो, अगर किसी का लॉस होता है विदाउट एनी रीजन, कोई भी चीज डिले होती है विदाउट एनी रीजन, अगर आप रीजन नहीं बता पा रहे, अगर रेलवे रीजन नहीं बता पा रही या कोई भी चीज कोई रीजन नहीं बता पा रही, तो फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा कि रीजन क्या है डिले का। अगर वो आप रीजन नहीं दे पा रहे, वैलिड रीजन नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो रशिया के काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ द रशियन सिक्योरिटी काउंसिल से मिले, काउंसिल जनरल से मिले, निकोलाई प्रोस्तनसेव उनसे मिले, और उन्होंने अफगानिस्तान सिचुएशन को रिव्यू किया। उनका यही कहना है, न्यू दिल्ली ने क्वेश्चन रेज यही किए कि तालिबान जो है ना, वो न्यू गवर्नमेंट, न्यू तालिबान रिजीम जो बनी है, उसके साथ पाकिस्तान के बहुत गंदे लिंक्स हैं, है ना, और जैसे मोहम्मद और एलईटी लश्कर ए तैयबा उनके साथ टॉक्स में भी है, तो जो कि टेररिस्ट, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने 12 जजेस, जो कि बेसिकली हम बात करें तो होता क्या है कि हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस होते हैं, कि अगर कभी बहुत ज्यादा बर्डन आ जाए तो उन जजेस को बुला लिया जाता है कि आप जज हो और आप केस को हैंडल करो, एडिशनल जज। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने 12 एडिशनल जजेस को परमानेंट जजेस में कन्वर्ट कर दिया। सो 10 फ्रॉम दी 10 एडिशनल जजेस जो परमानेंट जज बने हैं वो कर्नाटका हाई कोर्ट में, और 2 एडिशनल जज जो कि परमानेंट जज बने हैं वो तुम्हारा केरला हाई कोर्ट में। मूविंग फर्दर, सो अभी पैनल जो है, एक पैनल बन चुका है जो कि बिल बनाएगा, बिल ड्राफ्ट करेगा ऑन दी ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस को लेकर। अब क्वेश्चन उठता है बिल बोलेगा, बिल बोलता क्या है? सो अब पहले बिल बनना चाहिए, तो पहले अभी बिल बनेगा, अभी ड्राफ्ट बना नहीं है, अभी ड्राफ्ट बनेगा तब पता लगेगा ये बिल ड्रग्स, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस को लेकर क्या बोल रहे हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो भूपेंद्र यादव जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट का इस साल सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो है कि वो सोशल सिक्योरिटी कोड को इंप्लीमेंट करे। जो पहले कोड थे ना बहुत सारे, उनको 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उन कोड्स को इंप्लीमेंट करना, ये भूपेंद्र यादव का कहना है कि ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो मैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ना है, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। और वर्ल्ड न्यूज में जो पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है, क्योंकि कल तालिबान ने इंटरिम गवर्नमेंट बना ली, अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। और तो इसी के चलते चाइना ने बोला है कि हम तालिबान गवर्नमेंट को वेलकम करते हैं और उनको बोलते हैं कि दिस इज एन एंड ऑफ एनार्की। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट इस एनार्की को एंड करेगी। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम दी इकोनॉमिक न्यूज, ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।